हाय स्टूडेंट, मैं प्रदीप शुक्ला। आप लोगों के लिए मैंने 7 वीडियो ऑलरेडी डाल दिए हैं रिलेशन एंड फंक्शन पे, और उसको बहुत बच्चों ने लाइक किया। और इसी कड़ी में अब हम लोग ऑनलाइन कल से 9 बजे सेकेंड ईयर की क्लास चलेगी और रिलेशन फंक्शन को एडवांस में पढ़ाया जाएगा। इसमें हम लोग वीडियो जो डाल रहे हैं वो आज की वीडियो 8th वीडियो है, और उसमें कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन के लिए हम ये वीडियो डाल रहे हैं। बच्चों, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन के जानने के पहले आप लोगों को ये जानना चाहिए कि अभी तक जो आप पढ़े हुए हैं वो ऑपरेशन ऑफ द फंक्शंस पढ़े हुए हैं। ऑपरेशन ऑफ द फंक्शंस में आप लोग क्या पढ़े हुए हैं स्टूडेंट्स? ऑपरेशन ऑफ फंक्शंस। और स्टूडेंट्स इसमें क्या पढ़े हुए हैं आप कि एफ इफ एफ एंड जी आर टू फंक्शंस, देन क्लास 11th में आप लोग पढ़े हुए हैं एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ अपॉन जी। इसमें आप दो फंक्शंस को ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, मल्टीप्लाई करते थे, डिवाइड करते थे, तो सिंपली करते थे। उसमें कहीं डोमेन और रेंज की चर्चा नहीं होती थी स्टूडेंट। लेकिन हम लोग इस कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस में पूरी तरीके से डोमेन और रेंज पर डिपेंड होंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल के पहले डिफिनेशन में कंपोजिशन ऑफ द टू फंक्शंस में इफ f is a function defined from s is to t and g is a function defined from t is to u। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका s जो हुआ वो डोमेन ऑफ द f हुआ, दैट इज द डोमेन ऑफ f। t क्या हुआ? कोडोमेन ऑफ द f। ये कोडोमेन हुआ आपका, कोडोमेन। और g जो हुआ आपका, g में t जो हुआ ये आपका हुआ डोमेन ऑफ g, और ये हुआ कोडोमेन। u जो हुआ वो कोडोमेन हुआ, कोडोमेन ऑफ g। ठीक है, इफ वी टेक f एज द fx, y इक्वल टू fx, तो नेचुरल है कि y इसमें बिलोंग करेगा, x इसमें बिलोंग करेगा। स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे लेते हैं g, ठीक है, y ले लेते हैं, तो gy अगर करेंगे तो y इसमें बिलोंग करेगा, और अगर gy की वैल्यू z आ रही तो z इसमें बिलोंग करेगा। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर दो फंक्शन हमारे f और g दिए हुए हैं, देन g o f x is said to be composition of two function f and g defined as g fx equal to g fx। तो इस तरीके से हम लोग कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है कि जो हमारा गॉफ फंक्शन है वो दो फंक्शन को कंबाइन करके एक फंक्शन बनाया जा रहा है, और इसमें हमारा वर्क क्या होता है, जैसे दो मशीनें हैं। दो मशीनें क्या हैं? एक मशीन मान लीजिए है आपकी जिसमें कि आप मान लीजिए कॉटन डालते हैं, और कॉटन डालते हैं तो उससे थ्रेड निकलता है। ठीक है, और दूसरी मशीन ऐसी है जिसमें थ्रेड डालते हैं तो आपका उसमें क्लॉथ निकलता है। अब इन दो मशीनों को आपको कंबाइन करके एक मशीन बनानी है, और हम एक ऐसी मशीन चाहते हैं जिसमें कि अगर हम लोग थ्रेड डाल रहे हैं, कॉटन डाल रहे हैं तो सीधे सीधे क्लॉथ निकले। ऐसी मशीन चाहते हैं जिसमें कॉटन डालें और क्लॉथ निकले। ठीक है, तो नेचुरल है दोनों मशीनों को इंटरनली हमको कंबाइन करना है। अभी तक दोनों मशीनें अलग अलग हैं, मतलब एक मशीन है
जिसमें कि हम लोग क्या डालना है, कॉटन, हमको क्या निकल रहा है, थ्रेड। दूसरी मशीन क्या है, वही थ्रेड उठा करके हम दूसरी मशीन में डालते हैं और हमारा क्या निकल रहा है, क्लॉथ। हम दोनों मशीनों को इस तरीके से असेंबल कर देना चाहते हैं कि जिससे कि हम सीधे सीधे कॉटन डालते हैं और सीधे क्लॉथ निकल जाए। क्लियर। तो नेचुरल है कि इसमें इंटरनल फिटिंग होती है। तो जब दो फंक्शंस को इंटरनली हम फिट करते हैं तो उसको कंपोजिशन कहते हैं। और दो मशीनों को अगल बगल रख दें या एक साथ हम लोग ऐसे ही बगल में रख दें या ऊपर नीचे रख दें, ठीक, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑपरेशन। तो कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन जो होता है स्टूडेंट्स, वो ये ध्यान रखिए इंटरनल चेंज ऑफ द फंक्शन होता है, और जो आपका ऑपरेशन ऑफ द फंक्शन होता है वो एक्सटर्नल चेंज ऑफ द फंक्शन होता है। ठीक है। तो कहने का सेंस क्या है कि यहाँ पे टोटल आपका जो गेम है वो इसके डोमेन और रेंज के ऊपर डिपेंड करता है। वो कैसे डिपेंड करता है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। कैसे, लेट यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, लेट एस इक्वल टू ले लेते हैं ए बी सी डी ई, सी डी ई, ये हमारा एक सेट हुआ। टी ले लेते हैं, टी इज इक्वल टू पी क्यू आर एस, एंड यू इक्वल टू अल्फा बीटा, बीटा गामा। ये तीन सेट लिए हैं और आपको मैंने ऊपर बताया, इस एग्जाम्पल को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ये एफ फंक्शन जो है एस इज टू टी है, यहाँ पे बना रहे हैं हम, देखिए आप, ये आपका सेट एस है, ये टी है, ये यू है। एस में ए बी सी डी ई और टी में पी क्यू आर एस, यू में अल्फा बीटा गामा, एंड दिस वन एस इज टू टी कौन सा फंक्शन डिफाइन है बच्चों, यहाँ पे एफ डिफाइन है आपका, और यहाँ पे टी इज टू यू क्या डिफाइन है, टी इज टू यू क्या डिफाइन है आपका, जी, टी इज टू यू क्या डिफाइन है, जी। तो यहाँ पे जी फंक्शन हो गया आपका। ठीक, यहाँ पे जो एस डिफाइन है आपका, वो ए का इमेज जो है वो एस है मान लेते हैं, बी की इमेज आपकी पी है, सी की इमेज आपकी क्यू है, डी की इमेज भी क्यू है, और ई की इमेज आपकी एस है। इसको देख करके स्टूडेंट्स आप ये कह सकते हैं कि एफ जो मेरा हुआ वो मेनी इनटू फंक्शन हुआ। मेनी क्यों हुआ, क्योंकि ए और ई की इमेज एस है, ए और ई की इमेज क्या है स्टूडेंट, एस है। ठीक है, तो ये मेनी हुआ। ऑनटू क्यों नहीं है ये फंक्शन, क्योंकि आपका जो कोडोमेन है फंक्शन एफ का, उसमें आर एलिमेंट किसी की इमेज नहीं है। ठीक है, और आपको ये पहले ही बताया जा चुका है कि अगर दो फंक्शन हमको दिए हुए, कोई फंक्शन हमको दिया गया और उसमें अगर हमारा जो कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल नहीं आ रहा है तो वो कभी ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए ये मेरा ऑनटू फंक्शन नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, ये मेरा ऑनटू फंक्शन नहीं है। अब हम बात करते हैं जी की। जी फंक्शन जो दिया गया, पी की इमेज अगर हम ले लेते हैं मान लीजिए बीटा, उसके बाद क्यू की इमेज, पी की इमेज बीटा ले लेते हैं, क्यू की इमेज भी बीटा ले लेते हैं मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक, उसके बाद आर की इमेज, ठीक है, वो अल्फा ले रहे हैं, ये अल्फा ले रहे हैं, और एस की इमेज गामा ले रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा जो ये फंक्शन हुआ जी फंक्शन जो हुआ हमारा, वो आप देख सकते हैं पी भी एंगेज हो रहा है, क्यू भी एंगेज हो रहा है, आर भी एंगेज हो रहा है, एस भी एंगेज हो रहा है, चारों के चारों एलिमेंट एंगेज हो रहे हैं, तो डोमेन हो गया ये। ठीक, ये किसका डोमेन हुआ, जी का। और ये हमारा जो हुआ अभी तक कोडोमेन था, लेकिन सभी एलिमेंट इसके एंगेज हो जा रहे हैं। ठीक है, कोई एलिमेंट खाली नहीं है, इसलिए जी फंक्शन जो हुआ वो ऑनटू हुआ, और एक से ज्यादा एलिमेंट पी और क्यू की इमेज क्या है, बीटा है।
इसलिए ये फंक्शन मेनी वन हुआ। तो ये फंक्शन जो मेरा जी हुआ वो बाइजेक्टिव फंक्शन हुआ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एफ जो आपका फंक्शन है, एफ इज मेनी वन इनटू फंक्शन, ठीक है। और जी जो आपका फंक्शन है, जी इज बाइजेक्टिव फंक्शन। आपको स्टूडेंट मालूम होना चाहिए बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। अगर कोई फंक्शन हमारा 1 1 और ऑन टू दोनों है तो उसको क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। और अगर कोई फंक्शन हमारा सिर्फ 1 1 है, ऑन टू नहीं है, तो उसको इंजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? और अगर कोई फंक्शन मान लीजिए सिर्फ ऑन टू है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, सर्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे, ठीक है। ऑन टू नेस को सर्जेक्टिव कहते हैं। और ये प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं आपको कि जो हमारा 1 1 फंक्शन होता है, ठीक है, वो भी ऑन टू हो सकता है, जो मेनी वन फंक्शन है वो भी ऑन टू हो सकता है, दोनों फंक्शन हमारे ऑन टू हो सकते हैं। तो यहाँ पे एफ फंक्शन जो है वो मेनी वन इंटू है, मतलब ये ऑन टू नहीं है। जी फंक्शन जो है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक। अब हम बात अगर करते हैं यहाँ पे गॉफ की, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन गॉफ में हमेशा जो वैल्यू एंटर करेगी एफ के डोमेन से करेगी। किससे एंटर करेगी? एफ के डोमेन से, दैट इज दिस। अब यहाँ पे x की जगह अगर हम a लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए इन दिस केस इफ x इक्वल टू a, अगर x इक्वल टू a लेते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू दिस ये हो जाएगा मेरा GOFA। और FA जब लिखेंगे तो इसकी इमेज क्या हो जाएगी, S। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इक्वल टू G और ऐसे FA इक्वल टू GS। और GS अगर लिख रहे हैं तो G के डोमेन से वैल्यू एंटर कर रही है और S का इमेज क्या है, Y। तो अरे गामा, ये क्या है, गामा, यहाँ पे गामा है, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, गामा। ऐसे ही अगर आप दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ पे B, अगर आप यहाँ पे लेते हैं GOFB, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, देखिए B का P हुआ, ठीक है, और P का क्या हो जाएगा, बीटा। तो इसको जब लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, बीटा। और उसके बाद फिर जब हम लोग C ले रहे हैं, ध्यान दीजिए GOFC, मतलब यहाँ पे ऐसे C, तो C अगर ले रहे हैं तो C की इमेज क्या है, Q, और Q की इमेज क्या है फिर, बीटा। तो इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, बीटा। और ऐसे ही हम लोग D लेंगे, जब FD, तो D लेंगे, D की इमेज क्या है, Q, और Q की इमेज क्या है, बीटा। तो इक्वल टू ये भी क्या हो जाएगा हमारा, एक मिनट इसमें कुछ, हाँ ठीक तो है, ठीक है, ये बीटा ये हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए स्टूडेंट यहाँ पे E है, क्या है, E। तो जब हम लोग GOFE करेंगे तो यहाँ पे E की इमेज क्या है, S। E की इमेज क्या है स्टूडेंट, S, और S की इमेज क्या हुई, गामा। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा। इसको थोड़ा सा और डिटेल कर देते हैं, यहाँ पे GOFE ऐसे लिख दीजिए, FE, और FE की वैल्यू क्या होगी, GOFE की वैल्यू S, और GS की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा। तो आपने देखा कि गॉफ का जो डोमेन वैल्यू है वो डोमेनल वैल्यू कौन कौन सी, ABCDE, और गॉफ की जो रेंजर वैल्यू है वो कौन कौन सी है, एक ये हुई, एक आपकी ये हुई, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, और ये हुआ। तो आप देख रहे हैं कि रेंज में सिर्फ दो वैल्यूज आपकी आ रही हैं, वो आ रही है बीटा और गामा, ठीक है। रेंज में सिर्फ दो वैल्यूज आ रही हैं गॉफ के, बीटा और गामा। तो गॉफ का जो यहाँ पे गॉफ लिख रहे हैं स्टूडेंट, गॉफ का जो डोमेन हुआ, डोमेन क्या हुआ, ये सेट एस जो हुआ वो डोमेन हुआ इस टू। रेंज क्या हुआ इसका, गॉफ का रेंज क्या हुआ, बीटा और गामा, क्योंकि बीटा 3 बार आ रहा है लेकिन हम सेट में तो एक ही बार लिखेंगे, तो इसलिए हो गया बीटा और गामा। यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज बहुत ध्यान से देखनी है कि गॉफ का जो रेंज हुआ, गॉफ का जो रेंज हुआ वो G के रेंज के इक्वल नहीं है। G का रेंज क्या है आपका, सेट U है, G का जो रेंज है वो सेट U है।
लेकिन जो गॉफ का रेंज है वो ये है। आप ध्यान से देखिए, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि रेंज ऑफ गॉफ इज सबसेट ऑफ रेंज ऑफ जी। आर जी लिख देते हैं आप। रेंज ऑफ गॉफ इज ऑलवेज सबसेट ऑफ द रेंज ऑफ जी। तो ये तो हो गया आपका, आपने देखा कि यहाँ पे आपका पहला फंक्शन जो था वो मिनिमम इनटू था, दूसरा फंक्शन जो था वो आपका 1 और ऑन2 था। लेकिन जो आपका ये फंक्शन आ रहा है गॉफ, उसमें कुछ इस तरीके से नहीं है कि ये 1 होगा कि ऑन2 होगा, ये चीज आपके डिपेंड नहीं करेगी अभी, ठीक है, इसके ऊपर कि आपका ये कैसा है। ये तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। तो ये कहीं इशू नहीं होगा ऐसा कि आप ग्राफ को एकाएक देख करके ही बता दीजिए कि ये 1 होगा कि ये ऑन2 होएगा, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली में ग्राफ में जो रेंज डिसाइड होता है वो फाइनली उसी एलिमेंट से होता है जितनी इमेजेस बनती हैं आपकी, जो जी की इमेजेस बनती है उसी से डिसाइड होता है। तो गॉफ जो होगा वो तो 1 हमेशा ही होएगा, गॉफ जो होगा वो 1 होगा, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और जैसे मैंने इसको डिफाइन किया स्टूडेंट, उसी तरीके से आप फॉग को भी डिफाइन कर सकते हैं। किसको डिफाइन कर सकते हैं? फॉग को। लेकिन उसको डिफाइन करने के पहले इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए। नेसेसरी कंडीशन क्या है? कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन फॉर गॉफ, नेसेसरी कंडीशन फॉर गॉफ। गॉफ के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए स्टूडेंट? कि f का जो आपका रेंज हो वो सबसेट हो g के डोमेन का, ठीक है। f का रेंज मतलब रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, दैट इज नेसेसरी कंडीशन। अगर ये फुलफिल होता है तब तो हम लोग कहेंगे कि मेरा गॉफ पॉसिबल है, अदरवाइज गॉफ पॉसिबल होने के कम चांसेस होते, फिर भी हो सकता है। और उसमें एडिशनल कंडीशन क्या है वो भी मैं बताऊंगा आपको, तो इसको देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे अगर ये कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही है, ठीक है, तब भी इफ, या ये आप कह सकते हैं कि इन समटाइम्स व्हेन RF intersection DG is not equal to null set, then also गॉफ इज पॉसिबल। अब इसको थोड़ा समझिए। अगर हम कह रहे हैं कि रेंज ऑफ एफ का मतलब क्या हुआ? ये हुआ आपका रेंज ऑफ एफ। एक मिनट, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। तो आप लोगों को आराम से दिखेगा क्योंकि ये कंजेस्टेड हो गया काफी। आप सही दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा f का रेंज हुआ वो ये हुआ रेंज ऑफ f, ठीक है। और g का जो हमारा डोमेन हुआ वो भी ये हुआ, और g का जो रेंज हुआ हमारा वो ये है अल्फा बीटा गामा। मैंने लिखा क्या है कि RF मतलब रेंज ऑफ f, दैट इज RF इक्वल टू है क्या यहाँ पे? RF इक्वल टू आपका है ये T, यहाँ देखिए सेट T जो है वो RF है, और DG डोमेन ऑफ G क्या है? वो भी हमारा क्या है? T है। आप समझिए। तो अभी तो यहाँ पे ये हुआ कि F और G का दोनों का
ये जो सेट है वो इसके रेंज का काम कर रहा है और इसके डोमेन का काम कर रहा है, तो नेचुरल सी बात है कि ये इसका सबसेट होएगा, ठीक है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है। अभी यहाँ पे देखिए R जो है मेरा ब्लैंक है, ठीक है, R क्या है, ब्लैंक है। तो जब हम लोग इसके रेंज की बात करेंगे, किसके, RF के रेंज की बात करेंगे, तो पूरा सेट T नहीं लेंगे। यहाँ पे सेट T जो मैंने लिख दिया है ये थोड़ा सा यहाँ गलत हो जाएगा। इसमें जो हम लोग लेंगे एलिमेंट, वो एलिमेंट कौन कौन से लेंगे, PQS, सिर्फ PQS लेंगे, यही मेरा रेंज हुआ। और जब डोमेन की बात करेंगे G के, डोमेन ऑफ G, उसमें हम सभी एलिमेंट ले लेंगे क्योंकि सभी एलिमेंट मेरे एंगेज इधर होंगे ही होंगे क्योंकि डोमेन है। तो PQRS, ये देखिए आप, ठीक है। तो कहने का सेंस क्या है कि R इंटरसेक्शन DG, RF इंटरसेक्शन DG, मतलब इन दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन होने चाहिए, चाहे एक ही एलिमेंट कॉमन है। अब पता चला इसमें कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है, मान लीजिए इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, अभी तो फिलहाल इसी सेट का सीधे इसी में हो गया है। मान लीजिए दोनों अलग अलग सेट दिए जाते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि F जो दिया गया हो A:B दिया हुआ है और जो G दिया हुआ है वो C:D दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ये नहीं मालूम है कि B में कौन से एलिमेंट है और C में कौन से एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर इसको हम मार्क करते तो यहाँ पे मेरा ये F जो होता वो ऐसे होता, ये होता है यहाँ पे B, और जो मेरा G होता हमारा वो क्या होता, इसको देखिए, G हमारा ऐसे होता, ये C और यहाँ पे D, इस तरीके से होता। तो अब अगर हम गॉफ करते स्टूडेंट, गॉफ करते तो यहाँ से हम लोग F से वैल्यू यहाँ से एंटर कराते इसमें, ठीक। अब जो वैल्यू GOFX, ये जो वैल्यू मेरी निकलती वो इसमें से निकलती, ये X है वो ये FX। अब ये वैल्यू जब तक G के डोमेन के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं होगी, क्योंकि हम ऐसे लिखेंगे इसको, तो G के डोमेन के द्वारा एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, तो ये वैल्यू इसमें बिलोंग तो करनी चाहिए इस सेट में। मतलब जब तक FX इसमें बिलोंग नहीं करेगा तब तक G एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। और एक्सेप्ट जब तक नहीं करेगा तब तक आउट कैसे करेगा इससे, ठीक है। तो कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि ये इंटर करे तो ये निकले और इसको ये एक्सेप्ट करके फिर निकाले, एक वैल्यू तो होनी चाहिए, तब तो कंपोजिशन पॉसिबल होगा। अगर कोई वैल्यू नहीं इसकी इसमें इंटर करेगी तो आपका कंपोजिशन पॉसिबल ही नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रेंज ऑफ F होना चाहिए, मतलब ये चीज, यही तो है RF, रेंज ऑफ F शुड बी, ठीक है, हैव सम एलिमेंट कॉमन इन द डोमेन ऑफ G, इसमें कॉमन एलिमेंट होनी चाहिए, चाहे एक ही हो, नल सेट ना हो, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि ये इसका सबसेट हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज कंट्रोवर्सी होता है। कंट्रोवर्सी क्या होता है कि सर अगर ऐसा है ही है कि इसका एक न एक एलिमेंट इसमें है तो नेचुरल हमारा ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये कंडीशन तो फुलफिल हो जाएगा, तो लेकिन फिर वहां कंट्रोवर्सी आती, कोई जरूरी नहीं कि इसके सभी एलिमेंट इसमें बिलोंग करें। स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कंपटीशन लेवल पे आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस लगेगा इसका है तब जब आप करेंगे। यहाँ पे इस बात को समझने की कोशिश करिए कि हो सकता है इसके सभी एलिमेंट इसमें बिलोंग करें। ये हम लिखेंगे या समझाएंगे या एग्जाम्पल लेंगे तो बहुत ज्यादा दायरा हो जाएगा। हम यहाँ पे इतना बताना चाहते हैं कि यहाँ पे हो सकता है इसके कुछ एलिमेंट इसमें बिलोंग करें और बाकी एलिमेंट इसकी इसमें नहीं बिलोंग कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में इसको इसका सबसेट नहीं कहेंगे। बात को समझिए, जबकि यहाँ कंडीशन दिया जा रहा है कि फॉर द गॉफ RF रेंज ऑफ F शुड बी द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G। तो कोई जरूरी नहीं है कि सभी एलिमेंट बिलोंग करें। अगर एक भी एलिमेंट इसका इसमें बिलोंग कर जा रहा है तो हमारा कंपोजिशन पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है, कंपोजिशन पॉसिबल हो जाएगा। तो ये कभी कभी ऐसा केस आता है, वैसे 99% ऐसे चांसेस होते हैं कि इसके सभी एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं, ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं ऐसा हो, ठीक। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर कोई भी
आप लोगों के पास इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो उसको आप पुटअप करेंगे, कमेंट बॉक्स में रखेंगे, तो उसका आंसर जरूर आने वाली वीडियो में दिया जाएगा।